गाइज कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जो आज यानी कि संडे को पीएचडी एंट्रेंस का एग्जामिनेशन हुआ था एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा का। तो उसका जो एग्ज़ाम का पेपर था वो कैसा था और उसके आंसर की हम बात करेंगे, क्या क्या आंसर्स उसमें हैं। और क्वेश्चन का लेवल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। इजी टू मॉडरेट हम लोग इसको कह सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपने जो मैंने 2019 का पेपर और 2020 का दोनों पेपर अगर आपने अच्छे से किए तो मोर देन 60% जो क्वेश्चन आए हैं वो उसी पेपर से आए हुए हैं। और ऑलमोस्ट 40% जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ बिना ऑप्शन चेंज किए वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर किया था तो ऑब्वियस सी बात है आपका सिलेक्शन होना तय है एक तरह से, यानी कि आपके क्वेश्चन जो है बेसिकली काफ़ी इसके अंदर रिपीट हुए हैं। और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हुए हैं, बट डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ 30 to 40% एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे हुए हैं। तो डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को। ही हमारे किसी स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, तो थैंक यू, आपने पेपर मुझे सेंड किया। और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। इसको 2 पार्ट के अंदर करेंगे क्योंकि मुझे टाइम का थोड़ा सा कमी होने के कारण मैंने 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे रिव्यू कर पाया हूँ। तो 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट 50 टुमारो मैं अपलोड कर दूंगा, कल को आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, स्टडी द फॉलोइंग डिमांड कर्व। देखिए पिछले जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आपका आया था इस तरह के डिमांड कर्व का। ठीक है, और उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि अगर नेक्स्ट टाइप के एग्जामिनेशन में आपका कुछ इस तरह का जो ये वाला आपको फिगर दिख रही है तो ये आ सकती है। तो ये किस डिमांड के पर्सपेक्टिव में ये जो कर्व है यहाँ पे बनता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका जब हमारे जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, और इसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है, जबकि जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक के केस में बनता है वो आपका एक्सेस के पैरेलल बनता था कुछ इस तरीके से। तो लास्ट टाइम ये रिपीट हुआ था, तो इस टाइम ये यहाँ पे दे दिया गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपसे इसमें सही स्टेटमेंट पूछी है। नॉर्मल प्राइस इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, मार्केट प्राइस इज स्टेबल, नॉर्मल प्राइस टेंड्स टू चेंज फ्रीक्वेंटली, नॉर्मल प्राइस कैन बी लेस देन कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन जो आप देखते हैं नॉर्मल प्राइस कैन बी लेस देन कॉस्ट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट से कम कैसे आपकी प्राइस हो सकती है, क्योंकि प्राइस तो आपकी कॉस्ट में प्रॉफिट जब मार्जिन ऐड होता है तो आपकी वो प्राइस बनती है। उसके बाद है नॉर्मल प्राइस टेंड्स टू चेंज फ्रिक्वेंटली। जो नॉर्मल प्राइस होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, इट इज़ स्टेबल फॉर सम टाइम। तो मतलब ये आपका फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। और जो ऑप्शन नंबर ए है आपका नॉर्मल प्राइस इज रिलेटेड लॉन्ग टर्म और मार्केट प्राइस इज स्टेबल। तो इन दोनों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए। जो नॉर्मल प्राइस है रिलेटेड नॉर्मल ये आपका गुड्स है, ये लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए यहाँ पे होता है। और मार्केट प्राइस आपका स्टेबल इसको नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो डिसाइड होता है प्राइस वो आपका फ्रिक्वेंटली यहाँ पे चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लीडर शुड पोजेस द क्वालिटी। अब यहाँ पे एक लीडर की क्वालिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए लीडर। एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ये भी है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसके केस में आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं जहां से हम लोग अपने बिजनेस के लिए एक तरह से कैपिटल को एक्वायर करते, तो अलग अलग फंड्स की अलग अलग सोर्सेज की हमने बात करी थी, जिसके अंदर इक्विटी के सोर्सेज थे, इक्विटी के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स था, इक्विटी शेयर्स था, तो ये सब चीज़ें थी। और इसके अलावा भी हमारे पास जैसे डेट का पोर्शन होता है तो डेट का हमारे पास ऑप्शन रहता है, उसके अलावा रिटेन अर्निंग का रहता है। तो ये कुछ हमारे पास सोर्सेज थे, कुछ इंटरनल सोर्सेज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, इसकी हमने बात की थी। तो यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपसे पूछा गया है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है आपका इसके अंदर आप क्या करेंगे, मोर इक्विटी सीएस लेस लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा इक्विटी सीएस आपको एक्वायर करने पड़ेंगे, यानी कि ज़्यादा इक्विटी सीएस में आप ट्रेडिंग करेंगे एज कम्पेयर टू लोन। क्योंकि लोन अगर आपने लिया है तो इसका मतलब आपने इक्विटी उसके अंदर कम की होगी, बट यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आपके पास इक्विटी वाला पोर्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेट। तो बी ऑप्शन इसके जो सही आंसर है वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसेंशियली। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एचआरएम है उसके बारे में पूछा गया है। तो एचआरएम
आपका क्या है इनिशियली, ये क्या है, लाइन फंक्शन है, स्टाफ फंक्शन, लाइन एंड स्टाफ, या नन ऑफ द अबव। तो ये आपका होता है स्टाफ फंक्शन, क्योंकि एचआरएम का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाता है, उसका एक तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करने के बाद उसके मोटिवेशन से लेकर और डायरेक्शन से लेकर सब कुछ इसके अंदर किया जाता है। तो ये स्टाफ फंक्शन के अंदर आता है, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है आपके स्टाफ से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ द दीज एफर्ट्स विच अफेक्ट ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच प्रोवाइड फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिस स्टेटमेंट इज। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है, ये अपने स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, किसके द्वारा, ये दी है टॉसले क्लार्क के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। इसको नेट पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेन फीचर ऑफ। इकोनॉमिक प्लानिंग जो आपकी आर्थिक नियोजन होता है ये किसकी एक फीचर होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, मिक्स्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट भी होती है, सोशलिस्ट भी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हमारे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर यहाँ पे होता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, जैसे आपकी अलग अलग आयोग इसके अंदर बनती है, जैसे नीति आयोग आपने नाम सुना होगा। तो ये प्लानिंग है, जैसे 10 ईयर्स, जैसे पहले चलती थी 5 ईयर्स प्लानिंग चलती थी, पंचवर्षीय योजना जिसे बोला जाता था। तो ये प्लानिंग किसके अंदर की जाती है, ये गवर्नमेंट करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा सी वाला सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीज डिमांड इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज। अब हमने ये क्वेश्चन लास्ट उसमें डिस्कस भी किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसमें डेफिसिट का वो क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इक्विलिब्रियम का आप सभी समझते हैं कि जहाँ पे आपका डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है उसको इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपकी डिमांड, ये डिमांड है आपका कंट्रीज की डिमांड इक्वल सप्लाई, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में ये आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इन बैंक्स वाज रिकमेंडेड बाई। अब देखिए यहाँ पे ई पेमेंट की, बेसिकली ई बैंकिंग की भी ये बात की गई है। ई बैंकिंग के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग बैंकिंग सिस्टम को करते हैं, जैसे आपके एटीएम्स हो गए, स्मार्ट कार्ड्स हो गए, नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआईज हो गए, ये सारे आपके ई बैंकिंग के पार्ट हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की जब बात की गई थी वो की थी हमारे नरसिम्हम कमेटी, जिन्होंने कि आपके बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे कमेटी, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसको हम नरसिम्हम कमेटी कहते हैं। कि इनकी रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन ये भी था कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होना चाहिए बैंक्स के अंदर, ताकि जो फंक्शंस हैं वो फंक्शन को स्पेशलाइज किया जा सके और जल्दी जल्दी आपका काम हो सके, यानी कि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़ सके, ज़्यादा बैंक्स पर आपको जाना ना पड़े, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आपके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ड स्मार्ट मनी इज यूज फॉर। देखिए स्मार्ट मनी किस लिए यूज किया जाता है ये आप सभी को पता है। लास्ट उसके अंदर क्वेश्चन आया था प्लास्टिक मनी से रिलेटेड, राइट। तो प्लास्टिक मनी के अंदर हमने वही आंसर था इसका, वो भी इसमें भी यही आंसर है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही बन जाएगा इस केस में, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आपको फिजिकल फॉर्म में कैश को कैरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सिमिलैरिटी बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज। अब देखिए यहाँ पे जो ये बात आती है इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनल ट्रेड मैंने आपको बताया था जो आपके एक जो कंट्री है उसके रीजन के अंदर जो ट्रेड किया जाता है वो आपका इंटरनल ट्रेड का पार्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें एक कंट्री फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ पे ट्रेडिंग करती है या एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, जो भी करती है वो ट्रेडिंग का पार्ट यहाँ पे हो जाता है। तो उस केस में वो आपका इंटरनल ट्रेड कहलाता है। इन दोनों में एक सिमिलरिटीज़ होती है, वो सिमिलरिटी क्या होती है देखिए यहाँ पे डिफरेंट यूनिट ऑफ मनी। ये तो आपका सही है क्योंकि ये डिफरेंस है, ये सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग। जैसे आपका है यूएसए में डॉलर चलता है, इंडिया के अंदर रुपी चलता है, इसी प्रकार चाइना में युआन चलता है, और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी चलती है। तो ये तो डिफरेंस हो गया। डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज ये भी आपका डिफरेंस है। इम्पोजिशन और रेस्ट्रिक्शंस ये भी अलग अलग देश के अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं, सबके सेम नहीं है। बट ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखेंगे
एग्जिस्टेंस ऑफ बायर एंड सेलर। अब देखिए एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो बायर एंड सेलर आपके किस में भी होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी होते हैं और इंटरनल ट्रेड के अंदर भी होते हैं। जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं हम बाइफरकेशन कर रहे हैं, बल्कि हम जस्ट देख रहे हैं कि बायर एंड सेलर्स आर रियली एग्जिस्टिंग इन दिस कंडीशन। तो ये हमारा हो जाएगा ये सिमिलरिटी इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था फोर्स में, वो आया था आपका ऑप्शन नंबर सी 1 जून 1999 के अंदर। और ये किसके प्लेस पे आया था, तो जो फेरा था, फेरा के प्लेस पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था उसको इसने रिप्लेस किया था फेमा ने, क्योंकि इसको लिबरल थोड़ा कर दिया गया था एज कम्पेयर टू फेरा। फेरा के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग कंसेप्ट इज ए फिलोसफी ऑफ द बिजनेस, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। अब ये एग्जैक्टली सी डेफिनेशन मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है किसकी डेफिनेशन है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए फिलिप कोटलर की। फिर भी आप लोग इसके आंसर को एक बार वेरीफाई कर लेना जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद। अब आपसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, अभी दूसरा और पूछा गया है। तो ये आपका एचआरएम जो होता है किससे कंसर्न होता है, बिहेवियरल अप्रोच से होता है, साइंटिफिक अप्रोच से होता है, या साइको फिजियोलॉजिकल अप्रोच से होता है, या सोशल अप्रोच से होता है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ए से बिहेवियरल अप्रोच से इससे रिलेटेड होना चाहिए। बाकी ऑफिशियल आंसर की में कुछ आंसर डिफर करते हैं तो उसको हम देख लेंगे। द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज। अब ये फंक्शन पूछा है स्टैटिस्टिक्स के, क्या फंक्शन हो सकते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, या फोरकास्टिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही इसके फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन की बात नहीं की गई, इसके अंदर सीधे फंक्शन बोला है, तो फंक्शन में ये सभी चीज़ें आती हैं। हाइपोथेसिस को आप फॉर्मुलेट करते हैं और टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस की, और साथ में फोरकास्टिंग भी करते हैं। लाइक जैसे आप फोरकास्टिंग को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो बजट बन जाता है। तो ये टूल्स जो स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं वो हेल्प करते हैं फोरकास्टिंग के केस में भी, राइट। तो डी ऑप्शन आपका इस केस में सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखिए ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्वेश्चन लगातार 2 क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे। आपको इसकी मार्केट की सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। पहला है देयर इज ए प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। जब भी मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को आपको बताया होगा तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। तो ये आपका आंसर सही बनेगा। देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, ये भी बिल्कुल ठीक है। देयर इज नॉन प्राइस कंपटीशन, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका सही बन जाएगा इस केस में। जो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका एक तरह से डिफरेंस होता है, वो यही होता है आपका कि आप क्या करते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। बाकी फ्री एंट्री एंड एग्जिट तो आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी होता है, और इसके अंदर एक और चीज़ होती है नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। प्राइस बेसिकली प्राइस में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, बट प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन होने के कारण नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पे होने लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ग्रे पॉइंट टर्म इज यूज्ड इन केस ऑफ, ये क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे उठ के आया है, इसमें कोई ऑप्शन भी यहाँ पे चेंज नहीं किए गए। तो ग्रे पॉइंट का मैंने लास्ट में आपको बताया था कि ये आपका इनफॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन होता है, जिसके अंदर मैंने आपको डायग्राम भी बनाया था कि ग्रेप यानी कि अंगूर आपके किस तरह से होते हैं। तो कोई भी कहीं पे अभी आके कम्युनिकेट करता है, इसमें कोई सीक्वेंस या प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट नहीं डिफाइन होता है। तो ए ऑप्शन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विल बी राइट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटीरियल इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है, वेरिएंस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटीरियल यानी कि जो आपका है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो ये आपका होता है एक तरह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इसको बोलते हैं, जो हम MCV यहाँ पे निकालते हैं वेरिएंस वाले चैप्टर में। तो MCV आपका राइट आंसर बनेगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। रिवाइज क्वांटिटी की बात आती तो वो यूजेस में जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके अंदर देखिए ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके अंदर भी आपसे पूछा गया था कि कौन सा इसके अंदर सेंटर नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर।
तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 3 तरह के सेंटर होते हैं, राइट। 3 सेंटर होते हैं, उसमें से एक सेंटर इसमें नहीं है। देखिए प्रॉफिट सेंटर होता है, एक्सपेंडिचर, या इसको कॉस्ट सेंटर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कॉस्ट सेंटर और एक्सपेंडिचर सेंटर ये दोनों होते हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटर भी आपका होता है, बट सेल्स सेंटर यहाँ पे नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा, क्योंकि इसने पूछा है डू नॉट एग्जिस्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडब्ल्यू टेलर वॉज बॉर्न इन। एफडब्ल्यू टेलर जिन्होंने आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को दिया था, तो वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? वो हुए थे आपके अमेरिका के अंदर, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस कर्व आपका क्या होता है? ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस भी आप देखेंगे चेंज नहीं है ऑप्शन भी। और इंडिफरेंस कर्व आपका क्या होता है? कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, में इंटरसेक्ट विथ अनदर इंडिफरेंस कर्व, या इज पैरेलल टू अनदर इंडिफरेंस कर्व। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व आपका कुछ इस तरह के बनते हैं, तो ये कन्वेक्स होता है, कनकेव नहीं होता, बल्कि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नहीं होता, ये लेफ्ट टू राइट होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल एक दूसरे को, इज पैरेलल टू अदर इंडिफरेंस कर्व, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए वाला आपका सही बनेगा, बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 2 रिग्रेशन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एज राइट एंगल द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ये मतलब होता है कि हम इसमें देखते हैं कि कितना डिग्री कोरिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोनों जो आपके वेरिएबल हैं उनके बीच में। तो और यहाँ पे बोला गया है आपको 90 डिग्री कुछ इस तरह से बनता है आपका। तो 90 डिग्री पे जब ये आपके रिग्रेशन लाइंस होते हैं, 2 रिग्रेशन लाइंस आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, तो उस समय आपका जो कोरिलेशन होता है यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। इनके बीच में जब कोई कोरिलेशन नहीं होता तो एक दूसरे के आप समझ सकते हैं कि इंटरसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। अब इसके अंदर अलग अलग आपको टेस्ट दिए गए हैं और आपसे बोला गया है कि सिलेक्शन कौन सा टेस्ट सिलेक्शन का पार्ट नहीं होता। जब भी आपने रिक्रूटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रिक्रूटमेंट के अंदर जब सिलेक्शन होती है तो उसके अंदर कुछ फॉर्मेट को हमको फॉलो करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग के जो क्राइटेरिया होता है उसके अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट भी किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी किया जाता है। मेडिकल जो टेस्ट है वो आपका फर्दर स्टेप होता है, जो आपका एक तरह से आप सेलेक्ट आप लोग हो जाते हैं तो उसके बाद फर्दर लास्ट में आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। और ये मेडिकल टेस्ट बेसिकली इसके अंदर थोड़ी एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन के अंदर, आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि अगर आप चारों ही देखेंगे तो इसके अंदर चारों ही टेस्ट वैसे तो एक हिसाब से सही भी हैं, बट जो मेडिकल टेस्ट है वो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इसका जो जैसे होता है तो वो प्रोसेस से थोड़ा सा हटके होता है, यानी प्रोसेस के एंड में होता है, तो इसको हम एक अलग से प्रोसेस भी कह सकते हैं मेडिकल टेस्ट को। तो इसके हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मुझे लगता है वो आंसर होना चाहिए मेडिकल टेस्ट। बाकी ये 3 टेस्ट तो आपके बेसिक से होते ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपाउंडर ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड की मॉडर्न थ्योरी थी वो किसने प्रोपाउंड की थी? तो वो की थी हेक्सर एंड ओलिन ने, विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक वॉज सेटअप इन 1 जुलाई 1955। जो ये बैंक्स का हिस्ट्री है उस पर भी हमने डिस्कशन किया था। उसके अंदर लास्ट जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर आपका इंपीरियल बैंक पूछा गया था, इंपीरियल बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, और एक पेपर के अंदर हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब इस्टेब्लिश हुआ ये पूछा गया था। बट इसके अंदर आपको पूछा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्वेश्चन, जो कि 1955 के अंदर यहाँ पे सेटअप किया गया था, 1 जुलाई 1955। सिडबी, ये क्वेश्चन एज इट इज आया है, सिडबी का क्वेश्चन लास्ट पेपर में भी आया था। तो सिडबी क्या है आपका, एक तरह से इसके नाम में ही डेवलपमेंट है, तो ये डेवलपमेंट बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज सिडबी। द ऑथर ऑफ द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसका जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो उसके हैं हैबलर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर फोरम डिसाइड्स टू कंज्यूमर मैटर। अब यहाँ पे देखिए ये आपका कोपरा से क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर जो 3 आपके फोरम होते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, एक आपका स्टेट फोरम होता है, एक आपका नेशनल फोरम होता है। तो तीनों में अलग अलग लिमिट यहाँ पे है आपके कंज्यूमर डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट की।
तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम का। ये बेसिकली पुराना क्वेश्चन है, पुराना इन द सेंस कि इसमें जो मैटर है वो आपका अपडेटेड नहीं है। वैसे पुराना 20 लाख था, बट इसको 1 करोड़ यहाँ पे कर दिया गया है। जो अमेंडमेंट 2019 के अंदर आई थी, कोबरा 2019 के अंदर इसमें अमेंडमेंट की गई थी। तो पुरानी लिमिट के अकॉर्डिंग पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा, अप टू 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी आपको दी है, इसके अंदर स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, तो स्क्रैप वैल्यू को आप माइनस करेंगे, उसके बाद आपको लाइफ दे रखी है और कैश इनफ्लो दे रखा है, यानी कि 16,000 पर ईयर के हिसाब से आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है। तो कितने साल में आप अपने जो बैलेंस अमाउंट है उनको यहाँ पर रिसीव कर लेंगे, वही आपका पेबैक पीरियड होगा। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा सॉल्व करके। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन है। जब यहाँ पे देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की होती है जिसके अंदर हायरार्की हमारी बनी होती है और लोअर लेवल अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, इनके अंदर 3 लेवल यहाँ पे होते हैं, जिसके अंदर ऊपर हमारे CEO और सब कुछ आते हैं, नीचे हमारे मैनेजर्स की पोस्ट होती है और सबसे लास्ट में जो लोअर लेवल होता है वो सुपरवाइजरी लेवल होता है, जिसके अंदर बेसिकली वर्कर्स लोग और सुपरवाइजर लोग यहाँ पे होते हैं। तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये किस नाम और से जाना जाता है, तो ये आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इंडिफरेंस कर्व मैप द कंज्यूमर विल हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये भी सेम क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के पेपर से आया है, इसके अंदर भी आपको यही डायग्राम मिलेगा आपको अगर आप पुराना पेपर देखेंगे। इंडिफरेंस कर्व में कौन सा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तो इंडिफरेंस कर्व की एक कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं कि जितना इंडिफरेंस कर्व बड़ा है, जितना बड़ा है उतना आपको सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है, जितना आगे ये कर्व जाएगा उतना हाई आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसके अंदर ICD वाला कर्व जो है वो आपका ओरिजिन से दूर है, तो इसका मतलब ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इसके अंदर आपको मिल रहा है, तो विच इज ऑप्शन नंबर डी, ICD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिलेशन विल बी नेगेटिव इफ विथ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन में एक वैल्यू इंक्रीज करती है तो दूसरी वैल्यू भी उसके सापेक्ष में इंक्रीज करती है, बट नेगेटिव के अंदर अगर एक वैल्यू इंक्रीज करेगी एक वेरिएबल की वैल्यू, तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो नेगेटिव आपसे पूछा है और बोला है कि एक्स अगर इंक्रीज करे तो ऑब्वियस सी बात है वाई को डिक्रीज करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेस। ये आपका क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज, ये आपकी लिमिट है, ये भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की लिमिट होती है -1 to +1, ये आप सभी को पता है, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक आर 20 बेस्ट पीपल एंड वर्चुअली ओवरनाइट वी बिकम ए मेडिकोर कंपनी। ये किसने स्टेटमेंट ये दी थी, तो ये दी थी आपके ये था बिल गेट्स ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी, माइक्रोसॉफ्ट को लेकर इन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी थी, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आदिब हुसैन कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू, यहाँ पे एक आदिब हुसैन कमेटी बनाई गई थी, ये किस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, तो ये बनाई किस चीज़ के लिए गई थी, वो आपकी बनाई गई थी ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि MSME के लिए, इसको एक तरह से उसके रिफॉर्म्स के लिए, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया वॉज मेड लिबरल। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया है लास्ट जो क्वेश्चन पेपर था उससे, तो लिबरल कब किया गया था, 1991 के अंदर। उसके अंदर हमने बात भी की थी कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसके अंदर LPG पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन। द UTI इज मैनेज बाई, जो UTI है आपका वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, वो किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाएगा। व्हेन वाज द बैंक ऑफ द इंग्लैंड सेटअप, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था आपका, ये बहुत पुराना बैंक है, और ये कब सेटअप किया गया था, इसको आप जनरली समझ भी सकते हैं, सबसे पुराना था तो 1694 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिम बैंक, ये क्वेश्चन एज इट इज आया है जो लास्ट क्वेश्चन पेपर था उससे। एग्जिम बैंक मैंने डिस्कस किया था, और लास्ट पेपर के अंदर आपको एग्जिम बैंक के अंदर क्वेश्चन दिया गया था, और 1982 के ही सारे आपको ऑप्शन दिए गए थे, और उसमें डेट्स में आपको चेंज देखने को मिला था, बट इसके अंदर इजी कर दिया, 1 जनवरी 1982 आपका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि 1983, 1984, 1985 आपके अलग ऑप्शन हो जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड मार्केटिंग मिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, ये भी आपको अलग अगर याद हो, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने कहा कि मुझे डाउट है, अगर दोनों टाइप के उसमें मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट था और एक 4P का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो दोनों को मैंने अलग अलग बताया था। तो मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले नील एच बॉर्डन ने उसको दिया था, तो ये भी आपका एक तरह का इजी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था। 40 का बी आंसर आपका सही बनेगा, नील एच बॉर्डन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट मेड फॉर स्मॉल सैंपल, ये हमने स्टेट के पोर्शन में किया था, जिसके अंदर हमने बात करी थी सैंपल की। सैंपल बेसिकली होता क्या है आप सभी को पता है, जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स के हम एक पार्ट ले लेते हैं जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को, तो उस पर हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज योर सैंपल। तो सैंपल के लिए हमें टेस्ट करने के लिए सैंपल की एक तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट हमारे पास होते हैं, जिसके अंदर स्मॉल सैंपल टेस्ट भी होते हैं और लार्ज सैंपल टेस्ट भी होते हैं। तो स्मॉल सैंपल टेस्ट के अंदर हमारे पास होते हैं टी टेस्ट, एप टेस्ट एंड एक्स स्क्वायर, या इसको काई स्क्वायर टेस्ट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो जो जेड टेस्ट है वो लार्ज सैंपल के लिए होता है, तो आपसे पूछा गया है कि नहीं है स्मॉल सैंपल के लिए, तो वो है जेड टेस्ट, क्योंकि ये आपका लार्ज सैंपल के लिए होता है और लार्ज सैंपल आपका ग्रेटर देन 30 का होता है, और स्मॉल आपका हो जाएगा लेस देन 30 वाला सैंपल आपका स्मॉल सैंपल कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग इंडिफरेंस कर्व ए कंज्यूमर विल बी इन द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट, ये भी आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर ए बी बजट लाइन है, IC इंडिफरेंस कर्व है। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछा गया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट है, जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 2 वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे होता है, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वर इंट्रोड्यूस, ये तो क्वेश्चन पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर ने यहाँ पे दिया था इस प्रिंसिपल को, और मॉडर्न मैनेजमेंट किसने दिया था आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट वॉज गिवन बाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कम्स फर्स्ट। अब यहाँ पे अलग अलग अकाउंटिंग दी गई है और आपसे बोला गया है कि कौन सी अकाउंटिंग सबसे फर्स्ट आएगी, तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन किया जाएगा, और सोशल अकाउंटिंग तो आपका लास्ट का पार्ट होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो उस समय होता है, और लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपका एक जो होलिस्टिक अप्रोच होता है वो होता है। तो सबसे पहले जो फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट होता है, वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला भी, द टर्म फंड आर यूज इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फंड का क्या मीनिंग होता है, तो वो मीनिंग होता है, इसके अंदर ऑप्शन भी यहाँ पे चेंज नहीं किए गए हैं, यही ऑप्शन एज इट इज उसके अंदर भी थे, और डी ऑप्शन उसमें भी सही था, ये भी मुझे याद है। तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को और माइनस करेंगे तो बेसिकली ये आपका निकल के आता है वर्किंग कैपिटल का पार्ट, और वर्किंग कैपिटल ही हमारे एज ए फंड ट्रीट की जाती है इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, राइट। और इसके अंदर हमने कैश फ्लो की भी बात की थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश हमारा होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट, जिसके अंदर एक तो कैश होता है, एक कैश एट बैंक होता है, और एक आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, ये हमने डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, ये कैरेट एंड स्टिक थ्योरी आपका किससे रिलेटेड है, ये सीधी सी बात है, कैरेट एंड स्टिक आपका मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरी है, इसकी भी डिस्कशन हमने की है। इसका एक और क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चन जो एक्स एंड वाई थ्योरी है, ठीक है, तो ये थ्योरी हमने पहले ही डिस्कस की हुई है, मोटिवेशन की ये थ्योरी होती है। कैरेट एंड स्टिक का मतलब ये रहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको कैरेट यहाँ पे दो, अगर नहीं कर रहा तो डंडे से उसको ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ेगा जो काम नहीं करते हैं। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों थ्योरी का बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द बजट लाइन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया ना, सेम उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपका, अगर वो आपका सही हो गया तो ये क्वेश्चन भी आपका एक तरह से गिफ्ट है, बाई 1 गेट 1 फ्री वाला। तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे होता है, जब बजट लाइन क्या करती है, टच इंडिफरेंस कर्व इज अबव इज बिलो या इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट इंडिफरेंस कर्व, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
द वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैम्पल वैल्यू आर नोन एज। देखिए जो वैल्यू आपके सैम्पल वैल्यू से ली जाती है उनको क्या कहते हैं, उनको हमेशा कहा जाता है यहाँ पे पैरामीटर्स उनको बोलते हैं। और जो आपका पॉपुलेशन से लिया गया है उसको बोलते हैं, एक सेकेंड, सैंपल से लिया गया जो वैल्यू होती है उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन से जो वैल्यू ली जाती है उसको हम कहते हैं पैरामीटर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो चीज़ें हो गई, P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर, S फॉर स्टैटिस्टिक्स, S फॉर सैंपल। इसको ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही बनेगा। सैंपल वैल्यू इज रिलेटेड टू स्टेटस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट एसोसिएटेड विद रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे जो एक्ट है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड कौन सा एक्ट है, तो इसके अंदर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे को लगता है आंसर, क्योंकि इसका आंसर मैंने सर्च नहीं किया, और इसका जो आंसर है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है ये फेयर पेमेंट की बात करता है, और मिनिमम वेजेज एक्ट कहता है कि ये मिनिमम इतनी वेज तो आपको देनी चाहिए अपने वर्कर को। ट्रेड यूनियन एक्ट आपका ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन से, रेगुलेशन से रिलेटेड होता है। तो बचता है आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959, राइट। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बट अगर आपको लगता है इसका कुछ और आंसर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स इंक्लूड। अब सेकंड जनरेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे, प्रमोशन ऑफ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्सेलरेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। तो ये सभी इसके आंसर सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव आपका सही होना चाहिए इस केस में। सो ये थे हमारे गाइज आज के जो 50 क्वेश्चंस थे पेपर से रिलेटेड। आई होप कि अगर आपने वो 2 पेपर किए हुए हैं ऑलरेडी तो आपको काफ़ी इजी ये पेपर लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट हुए हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जिसने भी आज पेपर दिया एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा का, तो आप लोगों का पेपर कैसा हुआ और आपका जो स्कोर बन रहा है वो आपके अकॉर्डिंग कितना बन रहा है। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, और ये पेपर भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जिनका नेक्स्ट कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए पेपर है तो वो लोग तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई पार्ट के साथ कल को, तब तक आप इसको अपने क्वेश्चन को मैच कीजिए और बताइए हमें कि आपका पेपर कैसा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट।